नमस्कार, झारखंड विधानसभा टीवी के इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं विनय कुमार। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। सदन की जन आकांक्षाओं और व्यवधान, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा में भाग लेंगे हमारे 3 बहुत ही महत्वपूर्ण मेहमान। चक्षु राय जी हैं जो संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ हैं तथा पीआरएस के फेलो हैं। मेरे साथ और मेहमान हैं पूर्णिमा नीरज सिंह विधायक और शिल्पी नेहा तिर्की। तो हम तीनों से इस मामले में विस्तार से चर्चा करेंगे। हम शुरुआत करते हैं कि जो जन आकांक्षाएं हैं, जनता की जो आकांक्षाएं हैं, उसको आप सदन में किस रूप में रखती हैं? पूर्णिमा जी। विनय जी, देखिए, आज जिस तरीके का परिदृश्य हमें विधानसभा में देखने को मिला, ये हमारे लिए कोई नया नहीं है। विशेष करके हम जो नए सदस्य चुनकर आए हैं, और इस तरीके का परिदृश्य जो है वो मात्र व्यवधान मात्र होता है जन आकांक्षाओं को, जो उम्मीदें हैं, जो लोगों के बातों को हम लेकर आते हैं, और जब उनको सदन में नहीं रखा जाता तो बड़ा दुख होता है। अब समस्या हमारी समझ में ये नहीं आता कि व्यवधान तो तब उत्पन्न किया जाता है जब आपकी बातें ना सुनी जाए, जब लोकतांत्रिक परंपराओं को ना माना जाए, जब उनको फॉलो ना किया जाए। लेकिन जब जो हमारे कस्टोडियन हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, जब वो मानने के लिए तैयार होते हैं, आपकी हर बात सुनने के लिए तैयार होते हैं, और वो सिर्फ यही आग्रह करते हैं कि भाई उसका एक तरीका है, आप उसको उस तरीके से कीजिए, उसके बावजूद जब व्यवधान किया जाता है तो वो हमारी समझ से परे हो जाता है। और हमारे लिए थोड़ा और ज़्यादा शॉकिंग होता है क्योंकि हम फर्स्ट टाइम मेंबर्स हैं। जैसे दर्शक दीर्घा में बैठे लोग होते हैं, और दर्शक दीर्घा में बैठकर वो जो है ये देखने आते हैं कि हमारे जो माननीय सदस्य हैं वो हमारी बातों को कैसे आगे रखते हैं। जैसे वो ये व्यवहार देख के शॉक होते हैं, वैसे हम भी फर्स्ट टाइम जो एमएलएज हैं वो ये देखकर बड़े शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन अब चूंकि हमें थोड़ा सा समय हो गया है तो हमें आदत हो गई है। लेकिन मुझे लगता है कि शिल्पी जी अभी अभी चुनकर आई हैं और आज काफ़ी अच्छा उन्होंने बोला, तो वो भी एक नया पर्सपेक्टिव आपको इस पर बेहतर दे पाएंगी। शिल्पी जी, आज प्रश्नकाल के समय आपका एक प्रश्न था और जिस तरह से आप पहली बार बोलने के लिए सदन में खड़ा हुई, तो ये सदन की परिपाटी रही और काफ़ी लंबे समय तक विधानसभा कवरेज करने के दौरान हम भी देखते रहे कि जब भी कोई नया सदस्य चाहे किसी भी पार्टी का हो तो सदन पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। लेकिन आज पहली बार इतने लंबे समय में मुझे देखने को मिला कि सदन में स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो जी लगातार सदस्यों को कहते रहे कि शिल्पी नेहा तिर्की पहली बार जीत के आई हैं। कई लोग हैं जो आपके पिताजी के मित्र रहे और उनको भी कहते रहे कि भाई बंधु तिर्की जी की बेटी हैं और आप मौका दीजिए, आप दोस्त रहे हैं तो इनको बोलने का मौका दीजिए। और उसके बावजूद भी व्यवधान होता रहा और उसी व्यवधान में हंगामे के बीच आपने प्रश्न को रखा, तो आपको कैसा लगा? आपने बहुत अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को फ्रेम किया है। बहुत बिल्कुल जो माननीय अध्यक्ष है उन्होंने भी काफ़ी बार विपक्ष के लोगों को समझाने की कोशिश की कि आप इन्हें समय दीजिए, ये नहीं हैं, बोलने के लिए सदन में समय दें। मगर जिस तरह से उनका व्यवहार रहा, बिल्कुल भी मुझे वक्त नहीं दिया, और जब मैं बोल रही थी उस समय इतना हंगामा कर रहे थे, जबकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिनको मैं जब सदन से जब बाहर निकली तो मैंने उन्हें कहा भी कि आप मुझे बेटी कहते हैं, बेटी करके पुकारते हैं, कम से कम इस बेटी को एक मौका तो देते थे कि पहली बार अपने बात को रख रही थी। तो ये बहुत ही बुरी, मतलब इस तरह से देखने से पता चलता है कि किस तरह से विपक्ष अपनी मर्यादाओं को भूले जा रहा है, उसका जो रोल है, जो उसका कर्तव्य है, उसको भूले जा रहा है। और आज बहुत ही दुखद समय था, मगर फिर भी जैसा भी माहौल था, मेरे पक्ष के लोगों से मुझे काफ़ी समर्थन मिला। ये मुझे बोल रहे थे आप कंटिन्यू करिए, और मैं इसी माहौल में मैंने अपना क्वेश्चन को भी रखा। मगर अच्छा होता था अगर विपक्ष भी मुझे एक मौका देता था अपने पहली सवाल को पूछने के लिए। पूर्णिमा जी, आपने भी देखा कि जिस तरह से व्यवधान हुआ, तो आप इसको किस रूप में लेती हैं? देखिए, ये तो जो व्यवधान उत्पन्न किया गया, अगर उदाहरण के लिए हम लोग आज का ही ले लेते हैं, खास करके ये शिल्पी नेहा तिर्की जी को जिस तरह से पहली बार बोलने के समय व्यवधान किया गया, उसको किस रूप में आप देखती हैं? नहीं, वो लोकतांत्रिक परंपराएं और संसदीय परंपराएं विशेष करके जो है उसके हित में तो बिल्कुल नहीं है। विशेष करके जो प्रथम बार चुन के आ रहा है और उस पर से वो महिला हो, और आपको पता है कि संसद में महिलाओं का बड़ा एक संघर्ष रहता है, कोई भी अपनी चॉइस से नहीं आती है, उनको पसंद से नहीं बोला जाता है कि आप चुनाव लड़िए और आइए, ऐसा बड़ा कम होता है मुझे लगता है जब आप चुनाव की बात करेंगे तो।
तो जो भी आती है उसका तो कम से कम आदर और सम्मान होना चाहिए था। और आप चाहे वो पार्लियामेंट रहा हो या हमारा विधानसभा रहा हो, कहीं भी वहाँ पर हमेशा इस बात का ध्यान रखा गया है कि अगर महिलाएं बोल रही हैं, वो चाहे आपके पक्ष में बोल रही हों या आपके विपक्ष में बोल रही हों, उसका आदर सम्मान किया गया है और उन्हें सुना गया है। अब समस्या आज जो सबसे बड़ी ये है कि आप अगर पॉलिटिकली हाईजैक जिसको हम बोलते हैं, अगर किसी मुद्दे को करना चाहते हैं और सिर्फ उसको ध्यान में रखकर अगर आप कार्यक्रम को, पूरे संसदीय जो हमारा कार्यक्रम है उसको आप हाईजैक करके और व्यवधान उत्पन्न करते हैं, तो आप हज़ारों लोगों की, हज़ारों नहीं मैं तो कहूँगी कि इस पूरे प्रदेश के लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरते हैं। क्योंकि हम जो लोग हैं, हम लोग सिलेक्ट होके नहीं, इलेक्ट होके आते हैं। अभी कुछ देर पहले यही बात हो रही थी। और इलेक्ट होने के आने के बाद जो है हमारा जो महत्व है वो कुछ अलग है। तो हम कई लोगों की उम्मीदों को लेकर यहाँ पर आते हैं। और जब किसी भी प्रश्न, विशेष करके प्रश्नकाल में, मैं कहती हूँ वाद विवाद तो राजनीति का मुद्दा रखा जा सकता है, राजनीतिक बात वहाँ हो सकती है, लेकिन प्रश्नकाल जो है वो किसी पार्टी से संबंधित नहीं होता है, वो आम जनता से संबंधित होता है। वहाँ वो चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, वो सीधा सरकार से जवाब मांग सकते हैं। सरकार को उसका उत्तर देना है, हाँ में दे, ना में दे, जैसे भी दे, सरकार को देना है। अगर आप वहाँ व्यवधान उत्पन्न करते हैं तो आप लोगों की उम्मीदों पे पानी फेर रहे हैं। मेरे लिए इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। जो आज व्यवधान विधानसभा में हो रहा है, खास करके जो पहली बार महिला विधायक जीत के आई हैं और सदन में उनका मैडन स्पीच है, और उस स्पीच के दौरान ही व्यवधान हुआ और सही ढंग से वो बोल नहीं पाई, अपना प्रश्न रख नहीं पाई, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं चक्षुराय जी? क्योंकि सांसदीय परंपरा रहा है कि कोई भी सदस्य सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, अगर उसका मैडन स्पीच होता है तो सारे सदस्य शांत होकर सुनते हैं। जी, इसमें दो पहलू हैं जिसको हम लोगों को देखना चाहिए। पहला पहलू ये है कि जो सदन की कार्रवाई होती है, अगर उसमें व्यवधान आता है तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है कामकाज पर, गवर्नेंस पर, स्टेट में जो लॉ मेकिंग है उसके ऊपर। पहला पहलू तो ये है। और दूसरा पहलू जिसकी आपने भूमिका बांधी कि अगर जब सदन में व्यवधान होता है तो जो सदन के सदस्यों का प्रिविलेज है कि वो किसी विषय पर अपनी बात रख सकें, और बात ऐसे रख सकें ताकि उनकी बात सदन के सदस्यों को भी सुनाई दे और उनके जो जिन्होंने उनके चुन कर भेजा है उनको भी सुनाई दे। तो ये दो पहलू आते हैं। तो पहला पहलू जो ये है कि अगर सदन में व्यवधान होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और उसका पहला ये इम्पैक्ट पड़ता है कि जो सदन की मर्यादा है उसका उल्लंघन होता है। दूसरा उसका प्रभाव ये रहता है कि सदन की कुछ जिम्मेदारियां हैं, और वो जिम्मेदारियां ये हैं कि सरकार के ऊपर अंकुश रख सके, जनता की जो आकांक्षाएं हैं, जो अपेक्षाएं हैं, उसको सदन के अंदर रखा जा सके, और ताकि लोगों को मालूम पड़े कि भाई जो झारखंड विधानसभा है वो किसी एक विषय पर क्या सोच रहे हैं। तो जब भी सदन में व्यवधान होता है तो सदन की गरिमा तो नीचे होती ही होती है, इन पहलुओं पर भी प्रभाव पड़ता है। और ये फिर इस बात पर आ जाता है कि हर विधानसभा के सदस्य का एक प्रिविलेज है कि वो सदन के अंदर अपनी बात रख सके। और विधानसभाओं में और संसद में भी एक ये ट्रेडिशन चला आ रहा है कि जब कोई नया सदस्य अपनी पहली स्पीच देता है या अपना पहला इंटरवेंशन करता है तो सदन उनको एक तो लंबी वो देता है कि वो अपना एक लंबे समय तक अपनी बात को अच्छी तरह से रख सके, और दूसरा ये देता है कि जब एक मेडन स्पीच हो रही होती है और एक सदस्य को मौका मिलता है बोलने का, तो उसके पीछे एक रीजन ये भी है कि किस तरह से उनको उत्साहित किया जाए कि वो सदन की कार्यवाही में ज्यादा से ज्यादा अपना योगदान दे सके। और जब अब जैसे राज्यसभा में कल एक सदस्य थे, उनकी मेडन स्पीच थी, और उन्होंने एक बड़ा अच्छा स्पीच दिया, एक काफी जरूरी कानून था उसके ऊपर।
बट अगर जब कभी ऐसे व्यवधान आते हैं तो उस सदस्य को भी ये लगता होगा कि भाई क्या मेरी आवाज जरूरी नहीं है, या जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ क्या लोग उसे सुनना नहीं चाहते, तो थोड़ा सा एक डिमोरलाइजेशन भी। एक बड़ा नुकसान ये भी होता है कि जो सदन का समय है, जो कि काफी कीमती समय है, जिसमें कि और अच्छी चर्चा की जा सकती थी, जिसमें कि राज्य के हित में कुछ सोचा जा सकता था, उन सारी चीजों में भी फिर जो सदन अ, एक कंट्रीब्यूशन कर सकता था, एक योगदान कर सकता था, वो नहीं हो पाता है। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्र नाथ महतो ने सदन को व्यवस्थित करने का आज हर संभव प्रयास किया। उन्होंने चाहा कि सदन व्यवस्थित हो, सुचारू रूप से सदन चले, प्रश्नकाल हो, लेकिन जिस तरह से हंगामा होता रहा, आखिर विवश होकर उन्होंने 4 सदस्यों को निलंबित किया, भाजपा के 4 सदस्यों को निलंबित किया। तो ये कठोर निर्णय उनको लेना पड़ा सदन के संचालन के लिए। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? विनय जी, मैं जब भी किसी माननीय स्पीकर से मिला हूँ, तो उनके लिए ये काफी कठिन रहता है कि किसी को भी वो सदन की कार्रवाई से में पार्टिसिपेट करने से रोके। और वो कठिन इसलिए रहता है क्योंकि जब जो स्पीकर रहते हैं वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहते हैं, एज अ सदन के संचालक उनकी जो भूमिका रहती है वो ये रहती है कि सदन में डिबेट और अच्छा हो, सदन में ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी बात को रख पाए। तो उसमें चाहे वो 4 सदस्य हो, चाहे एक ही भी सदस्य हो, उसको निकालना किसी भी स्पीकर के लिए बहुत ही कठिन निर्णय रहता है। तो ऐसा नहीं है कि लोग बिना सोचे समझे या फिर बहुत आसानी से कर देते हैं। हमारे देश की विधानसभा और संसद में भी काफी समय से इस बात पर चलती आ रही है कि भाई ऐसा क्या किया जा सकता है कि सदन में व्यवधान कम हो, और कुछ 3 या 4 प्रमुख चीजें उठकर आई हैं कि व्यवधान क्यों होता है। एक व्यवधान इसलिए होता है कि सदन के सदस्यों को लगता है कि भाई उन्हें ज्यादा समय नहीं मिल पा रहा है अपनी बात सदन में रखने के लिए। दूसरा ये रहता है कि कई बार सदस्यों को ये लगता है कि भाई सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है, इसलिए व्यवधान हो सकता है। बट इन दोनों का समाधान निकल सकता है, सदन लंबे समय तक बैठ सकता है, सरकार रिस्पॉन्सिव हो सकती है। बट जो तीसरे तरह का डिसरप्शन होता है, जो कि काफी जिसका कोई समाधान नहीं निकल सकता, वो ये होता है कि कई बार सदन इसलिए भी व्यवधानित होता है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सदन में डिसरप्शन करके अपना एक पॉलिटिकल मैसेजिंग देना चाहती है या एक पब्लिसिटी करना चाहती है, तो अगर उस वजह से अगर व्यवधान होता है तो फिर उसका कोई समाधान नहीं। आखिरी चीज ये बात देखी गई है कि क्या जो सदन का जो डिसरप्शन है, क्या उसके समाधान के लिए सिर्फ सदस्यों को निलंबित करना या उनको सस्पेंड करना, क्या वही एक रास्ता है? तो अब हुआ क्या है कि जो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, उनके पास सदन को चलाने के लिए जो नियमावली है उसमें एक ही उनके पास ऑप्शन है कि या तो वो सदस्यों से आग्रह करें कि भाई सदन को ठीक तरह से चलने दें, और अगर उनके आग्रह को बार बार नहीं स्वीकार किया जाता है और सदन में व्यवधान कंटिन्यू रहता है, तो सदन की गरिमा को रखने के लिए और सदन की कार्रवाई को करने के लिए उन्हें निलंबित करना। इसमें एक बड़ा सवाल हम लोगों को ये उठाना चाहिए कि क्या सदन की कार्रवाई को इतना सशक्त किया जा सके, इतना इम्पोर्टेंट बनाया जा सके कि किसी के पास भी ये ऑप्शन ना रहे कि भाई वो सदन की कार्रवाई को व्यवधान करे। तो ये कुछ सोचने की बातें हैं और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका कोई आसान जवाब नहीं है। तो आज जो हुआ है, जो घटनाक्रम झारखंड विधानसभा में, शायद उससे जो झारखंड के लोग हैं उनको भी ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या वो अपने सांसद सदस्यों विधानसभा सदस्यों को मैसेज दे सकते हैं कि भाई
सदन की अगर कार्रवाई थोड़ी सी ठीक से चलेगी तो हो सकता है जनता के मुद्दे उठेंगे, सरकार पर अंकुश रखा जाएगा, जो महत्वपूर्ण विधेयक हैं उन पर ज़्यादा चर्चा हो पाएगी, जो कि अल्टीमेटली फिर झारखंड राज्य की बेहतरी के लिए ही रहेंगे। चक्षु राय जी, आप हमसे जुड़े, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विनय जी। द्वितीय पाली में विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई और उस अनुपूरक बजट में आपको दूसरी बार आज भाग लेने का, अनुपूरक बजट में तो कह सकते हैं पहली बार, लेकिन सदन में आज दूसरी बार खड़ा होने का और बोलने का मौका मिला। हालांकि विपक्ष के सदस्य बाइकआउट कर गए, तो बाइकआउट के बीच आप भाषण दी, हालांकि बहुत ही शानदार आपका भाषण रहा। तो उसको किस रूप में देखती हैं? आपको लगता था कि विपक्ष के लोग अगर रहते तो आप ज़्यादा और अच्छा महसूस करती और अपनी बातों को और बेहतर ढंग से रख पाती? देखिए, सदन में किसी भी ऑपोजिशन का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है और विपक्ष को भी, हमारे विपक्ष को भी समझने की ज़रूरत है कि उनका रोल इस सदन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग ये एक ऐसा होता है, इस एक रूफ के अंडर हम मिलते हैं और सही मायने में हम जन के लिए, हम लोगों के लिए यहाँ पे निर्णय लेते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं। मगर उनका जो इंटेंशन था वो बिल्कुल ही इस बार के सदन में देखने को मिला, सेशन में देखने को मिला कि बिल्कुल ही गलत था। वो बिल्कुल भी हमारी बातों को नहीं सुनना चाह रहे थे और कुछ ऐसे बातें थे, जैसे 3 तरह की जो बातें मैंने जब सदन में भी कहा कि वो बार बार कह रहे थे कि तानाशाही है ये सरकार, लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश है ये, और भ्रष्टाचार की सरकार है ये। मगर इन बातों को अगर आप देखिए केंद्रीय लेवल में, तो ये सब चीज़ को ही वो एक लाइव एग्जाम्पल तो वही है, विपक्ष की जो पार्टी है वहाँ जो केंद्र सरकार में बैठी है, देख तो लाइव एग्जाम्पल है वो, इन सभी चीज़ों को वो जी रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है। तो अगर आप वैल्यू के समान में देखें तो उनको कोई हक नहीं बनता इन सभी सवालों पे हमें पूछने के लिए, और अगर पूछना भी चाह रहे थे तो एक तरीका होता है सदन के अंदर पूछने के लिए। उन सभी चीज़ों को आपको सदन की गरिमा को रखते हुए आपको सवाल करने की ज़रूरत है, चर्चा करने की ज़रूरत है। मगर जिस तरह से आपने देखा भी कि विपक्ष के लोग चेयर में चढ़ रहे थे, टेबल में चढ़ रहे थे, हाथ हिला रहे थे, हाथ फेंक रहे थे, और अगर आप आज हमें ये भी ज्ञात हुआ कि बहुत बाहर के जो स्कूल के बच्चे थे वो आज डेकोरम देखने के लिए आए थे कि किस तरह से सदन कंडक्ट किया जाता था। और मुझे ये मालूम पड़ा कि बहुत ऐसे बच्चे थे जो कि पॉलिटिकल साइंस से बिलोंग करते हैं, जो पॉल साइंस पढ़ते हैं, और वो बच्चे जब वापस जा रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि हमें कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं आना, हमें कभी ये काम नहीं करना है। तो ये कितना गलत मैसेज जाता है हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए, ये कितना गलत मैसेज जाता है राज्य की जनता के लिए। ये मैं आशा करती हूँ कि विपक्ष के लोगों को इसकी थोड़ी सी भी सूझबूझ होगी। पूर्णिमा जी, जनता ये सोचती है कि जो हमारे विधायक हैं या जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो एक ऐसा उदाहरण पेश करें जो सब लोगों को एक्सेप्ट हो, सब लोग उसको स्वीकार करें, सब लोगों को अच्छा लगे। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से व्यवधान होता है, और जैसा कि शिल्पी जी ने कहा कि आज बच्चे लोग आए थे, कॉलेज स्कूल के बच्चे आए थे, हजारीबाग के आए थे, तो वो लोग जो देख के जा रहे हैं, इसके अलावा लाइव टेलीकास्ट होता है झारखंड विधानसभा टीवी पर, लोग लाइव देखते हैं, प्रसारण देखते हैं, विधानसभा की कार्रवाई देखते हैं। तो ऐसे में जो हंगामा होता है, चर्चा नहीं होती है, तो इससे जनता में तो खराब मैसेज आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जनता में, आप जनता के पास जाइए। देखिए, मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि आप अगर जो है किसी के पास जाएं, किसी बच्चे से पूछें कि डॉक्टर क्या करता है, तो वो बोलेंगे डॉक्टर इलाज करता है। आप पूछिए कि आप IAS ऑफिसर क्या करता है, तो उसका एक दफ्तर होता है, वो लोगों को संभालता है। आप पूछिए कि वकील क्या करता है, तो वकालत करता है, भाई लोगों के लिए कोर्ट केस लड़ता है। लेकिन अगर आप बच्चों से पूछिए कि भाई पॉलिटिशियन क्या करता है, तो बोलेंगे कुछ नहीं करते, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, महंगे फ़ोन लेते हैं, करोड़ों रुपए उनके पास मिलते हैं। ये परसेप्शन जो है पॉलिटिशियंस के बारे में जो है बनाया गया है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जिस तरीके का व्यवहार रहा है ये बन चुका है। इसको बहुत प्रयास किया गया है बदलने का समय रहते, और इसको हम प्रयास कर रहे हैं। हम एक्टिव जो मेंबर्स हैं आज, वो एक प्रयास कर रहे हैं, और इसी अपने व्यवहार से ही आप एक प्रयास कर सकते हैं उसको बदलने का, बनाने का। जहाँ तक बहस की बात है, मैं आपको एक विपक्ष जो है वो हमेशा कहता है कि भाई हम सनातनी हैं, हम ऐसा मानते हैं, हम वैसा मानते हैं। लेकिन सनातन धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती तो ये है कि हम जो है वाद विवाद में विश्वास रखते हैं। टेबल पर चढ़कर टेबल पीटने से
हो हल्ला करने से हम विश्वास नहीं करते हैं। तो आप उदाहरण देख लीजिए मंडन मिश्र जी का, जो एक बहुत बड़े प्रकांड पंडित हुआ करते थे 8वीं शताब्दी में, और शंकराचार्य जी को लगभग वो हरा देते और हार भी मान गए। उसके बाद उनकी पत्नी, उस समय में भी उनको उम्मीद थी, उन्होंने बहस की, और बहस करने के बाद एक महिला को भी एक अवसर दिया गया। तो अगर उस आज से 1400-1200 साल पहले अगर वाद विवाद से समस्याएं सुलझ जाती थी, तो ये तो हाउस वाद विवाद के लिए ही बना हुआ है, तो उसको क्यों नहीं फॉलो करते? सिर्फ पॉलिटिकली हाईजैक करने के लिए जो है बाहर जाकर मीडिया में दिखाने के लिए हर समस्या को रखा जाता है, जो गलत है। मुझे लगता है वाद विवाद से हर समस्या सुलझाई जा सकती है और ऐसा ही किया जाना चाहिए। तो मेरा आग्रह यही रहेगा कि आएँ, सदन में बैठें और जो यहाँ की परिपाटी है उसको फॉलो करें और जनता की समस्याओं को ज़्यादा से ज़्यादा सुलझाएं, तो ज़्यादा वो जनता तक पहुँच सकते हैं। शिल्पी जी, जैसा कि इन्होंने कहा कि बहुत होना चाहिए कि शांत वातावरण में चर्चा होनी चाहिए, और लोकतंत्र में लोकतंत्र की सबसे जो बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ चर्चा से समस्याओं का निदान होता है। तो और राज्य का सबसे बड़ा पंचायत अगर आप कहें तो विधानसभा है, तो विधानसभा में अगर चर्चा होगी तो समस्याओं का निराकरण होगा, और जब निराकरण होगा तो जनता उससे लाभान्वित होगी। तो चर्चा से लोग क्यों भागते हैं? आजकल की जो परिपाटी देख रहे हैं, सदन में लोग चर्चा से भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? बिल्कुल, अगर आप देखिए तो जो राज्य स्तर में, हमारे जो झारखंड राज्य में जो आज सदन में हो रहा है, वही आपका केंद्रीय सदन में भी, जो पार्लियामेंट में भी वही हो रहा है। अगर आप देखें तो लोग बिल्कुल भी जो मुद्दे की बात है, जैसे महंगाई हो गई या बेरोजगारी हो गई या जो भी समस्याएं हैं युवाओं का या महिलाओं का, उन सभी बातों में कोई भी चर्चा नहीं करना चाहता है। आज जो हमारा संविधान का एक हमारा जो बेसिक राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो भी हमारे से ले लिया जा रहा है। आज आप बोलना तो छोड़िए, अगर आप आज ट्वीट भी कर देते हैं तो आपको जेल हो सकती है, ये हमने देखा हुआ है। और आज यही हो रहा है, जो हमारे विपक्ष भी है यहाँ पे, बिल्कुल भी चर्चा करने के लिए वो राज़ी नहीं रहते हैं किसी भी मुद्दे को लेके। तो मुझे लगता है कि उन्हें जनता की ज़्यादा परवाह नहीं है, बल्कि सत्ता की लालसा ज़्यादा है। और अगर जनता की परवाह होती तो वो बस 5 दिन का ये सेशन है, इसका इस तरह से दुरुपयोग नहीं करते थे। पूर्णिमा जी, सबसे बड़ी बात है कि अभी भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है विधानसभा में या संसद में, और उसके बाद बहुत संघर्ष करके महिलाएं आती हैं। बोलने का भी बहुत, चूँकि जिस तरह की व्यवस्था है विधानसभा में या संसद में, टाइम अलॉट होता है, तो कभी कभी अवसर मिलता है पार्टियों की, जो बड़ी पार्टियां होती हैं तो उसमें कुछ लोगों को सेलेक्ट करके बोलने का, और जब आप पूरी तैयारी करके आती हैं और फिर उस तरह से व्यवधान होता है और आपको बोलने से वंचित होना पड़ता है, तब कैसा आपको लगता है? बहुत बुरा लगता है। सच्चाई ये है कि हम सारे नए मेंबर्स हैं और हम विधानसभा को वो समझते थे जो हमने बचपन में देखा और जो किताबों में पढ़ा, और सच्चाई से बहुत दूर पाया। जब यहाँ पर आए तो हमने सिर्फ व्यवधान देखा, हमने कार्य होते हुए कुछ भी नहीं देखा। तो बहुत दुख होता है, लेकिन फिर भी महिलाएं तो देखिए संघर्ष करके आती हैं, तो हम उसके आगे बढ़ना भी जानते हैं। निश्चित तौर पर आज शिल्पी जी के साथ ये समस्या है कि पहली बार जब उठकर बोलने के लिए खड़ी हुई तो वहाँ सदस्य ही नहीं थे। मैं थोड़ी सी इस मामले में लकी थी कि जब मुझे मौका मिला बोलने का तो सारे सदस्य थे, लेकिन मुझे बीच में बिठा दिया गया क्योंकि इतना व्यवधान उत्पन्न किया गया कि मुझे बीच में बैठना पड़ा, लेकिन फिर भी मैंने बोलना बंद नहीं किया। यहाँ तक ये हाल है कि जब दीपिका पांडे जी एक बार बीच में उठकर बोलना उन्होंने शुरू किया था, तो इतना व्यवधान उन लोगों ने उत्पन्न किया कि दीपिका पांडे जी बोलती रही लगातार, क्योंकि उन्हें पता था कि बोलना ज़रूरी है, उनका व्यवधान ज़रूरी नहीं है। अगर बोलेंगे नहीं तो लोगों की समस्याएं सुलझेंगी नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि आज यहाँ जब आप सदन में बोलते हैं तो लाखों लोग आपको सुनते हैं, तो लाखों लोग समझते हैं आपको कि आप उनके लिए खड़े हैं, और उन्हीं के लिए उनके द्वारा ही हम यहाँ चुनकर आए हैं। इसलिए दूसरी एक बात जो आपने कही कि मैं अभी जो सुन रही थी कि चर्चा से लोग भागते क्यों हैं। चर्चा से लोग सिर्फ इसलिए भागते हैं क्योंकि चर्चा करने के बाद या तो पक्ष या विपक्ष में आपको जिम्मेदारी लेनी होती है, और कोई जिम्मेदारी आज नहीं लेना चाहता है। विपक्ष साफ तौर पर अपनी हर जिम्मेदारी से जो है पल्ला झाड़ना चाहता है। सिर्फ इसी कारण से जो है वो चर्चा में भाग नहीं लेना चाहते हैं। आज जो सरकार के द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनको इससे परेशानी है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि हम फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन जैसा आएँ बिल्कुल, और कोई भी बात हमारी जो है किसी और की ना सुनी जाए, क्योंकि सरकार के अच्छे काम
उन्हें अच्छे नहीं लगते हैं और वो कोई जिम्मेदारी अपनी उठाना नहीं चाहते हैं। लोकतंत्र में विपक्ष भी सरकार का अंग माना जाता है, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है तो उसमें लोग विपक्ष भी सरकार के अंग माने, और सरकार विपक्ष के भी सुझावों को इनकॉर्पोरेट करती है अपनी बातों को या अपने निर्णय लेने में। आज वो स्थिति नहीं हो पा रही है, तो उससे क्या परेशानी होगी? परेशानियां तो होंगी, सही बात आप कह रहे हैं। अगर आज प्रदीप यादव जी ने भी ये बात कहा था कि आज विपक्ष ऐसे हालात में पहुंच गई है कि वो बस विरोध करना जानती है या विरोध करना चाहती है। आंख बंद करके ना उन्हें मुद्दों का सुनना है, ना समझना है कि या क्या सरकार प्रस्ताव दे रही है या क्या लानी चाह रही है, उनसे कोई मतलब नहीं है, उसे बस विरोध करना है। शायद जिस तरह से पूर्णिमा जी ने कहा, सही बात है, उन्हें जो सरकार की अच्छी काम है वो पच नहीं रही है, इसीलिए वो विरोध कर रहे हैं और इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हर किसी भी सदन में ऑपोजिशन का, जिस तरह से मैंने शुरुआत में भी कहा, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। यही एक छत होता है जिसके नीचे हम आते हैं, अपने डिफरेंसेस को बाहर रख के हम एक दूसरे को मान सम्मान से एक दूसरे का विचार को सुनते हैं और जन के हित में हम कुछ निर्णय लेते हैं, राज्य के कल्याण के लिए। मगर जब अगर वो मौका आप हमें दे ही नहीं रहे हैं या इस सरकार को दे ही नहीं रहे हैं, तो मुझे लगता है कि देयर इज़ नो वन टू क्रिटिसाइज। मैं पूर्णिमा जी, आज मुद्दों की लगता है कमी हो गई है। पहले मुद्दों पर आधारित राजनीति होती थी, आज लगता है कि सत्ता पाने के लिए राजनीति हो, तो राजनीति का लगता है स्वरूप भी बदल गया है। और भारत सरकार के बहुत ही वरिष्ठ मंत्री ने भी कहा कि आज राजनीति जो है, राजनीति रह गया नहीं, आज राजनीति केवल सत्ता प्राप्ति के लिए। गडकरी जी का पिछले दिनों एक बयान आया था, तो इसको आप किस रूप में देखती हैं? देखिए, गडकरी जी के बयान के पहले मैं सोच ही रही थी कि उसके पहले मैं जो हमारी विपक्ष की पार्टी है उनके जो सबसे बड़े नेता रहे हैं, मैं उनके बयान के बारे में बताती हूँ कि उन्होंने कहा था कि सत्ताएं आएंगी और जाएंगी, पार्टियां बनेंगी और बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए और इस देश का हित रहना चाहिए, इस देश के लोगों का हित रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस सदन में जब हम घुसते हैं तो हमें हमारी पार्टी को इस सदन के दरवाजे पे ही छोड़ देना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ लोगों के हित की बात करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं सदन में हमारी छवि धूमिल होती है जब हम ऐसा कार्य करते हैं। चार लोग आपको 4 मार्शल उठा के लेके जा रहे हैं, आप उससे नेता नहीं बन रहे हैं। आज जो लोग देखने आए थे, कहीं ना कहीं आप पॉलिटिकल एडवांटेज हो सकता है उससे ले लें, आप कहीं ना कहीं इमोशनल एडवांटेज उससे ले लें, लेकिन उससे लोगों का कार्य नहीं होने वाला है। और लंबे समय की राजनीति अगर आपको करनी है तो लोग ये बातें समझ जाते हैं। झूठ की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होती है, ये सब जानते हैं। आप एक बार झूठ बोलेंगे, 2 बार, लेकिन तीसरी बार लोग समझ जाते हैं इस चीज़ को। इमोशनल राजनीति, तो इमोशनल राजनीति से मुझे लगता है कि काफ़ी नुकसान जनता को बाद के दिनों हो सकता है कि तात्कालिक कुछ लाभ मिल जाए, लेकिन उससे नुकसान होता है। तो आप इसको किस रूप में देखती हैं? देखिए, मीडिया अब इतना ज़्यादा एक्टिव हो गई है और जिस तरह से सोशल मीडिया का भी पेनिट्रेशन रहा है, मुझे लगता है द इंफॉर्मेशन जो है बहुत जल्द ही लोग तक पहुंचती है और आपको सारे बहुत डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन पहुंचती है। तो मुझे लगता है कि लोगों को बहुत भली भांति मालूम है कि आप क्या करने का कोशिश कर रहे हैं, आपका इंटेंशन क्या है। तो ये जो ओल्ड टैक्टिक्स है जो पहले राजनीति में यूज़ किया जाता था सिंपैथी पाने के लिए, अब मुझे लगता है वो जनता के सामने नहीं चलता है। जनता जो है वो विकास देखना चाहती है, काम की बातें करना चाहती है। जिस विषय के लिए हम सदन में आते हैं उस पर्पस को फुलफिल होते हुए देखना चाहती है। तो मुझे लगता है आज जो विपक्ष ने किया वो उनका एक फेल्ड अटेम्प्ट था, क्योंकि जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। पूर्णिमा जी, जनता केवल विकास चाहती है, मुद्दों पर जो लोग भटकाना चाहते हैं समाज को, समाज में विद्वेष पैदा करना चाहते हैं, तो जनता जो है उसे पसंद नहीं करती है, लेकिन कुछ वर्ग है उसको उत्तेजित करने का काम करती है। तो विकास ओरिएंटेड राजनीति होनी चाहिए। बिल्कुल, विकास ओरिएंटेड राजनीति होनी चाहिए, लेकिन लोगों की जो भावनाएं हैं उसकी भी कद्र होनी चाहिए। आज जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य बना हुआ है देश में, वो इसलिए कि कहीं ना कहीं लोग जो पहले थे उनको जो है क्या आप बोलिए कि उपेक्षित महसूस हुआ। तो उपेक्षा नहीं होनी चाहिए किसी को, चाहे उनकी भावनाओं की आप कद्र कीजिए या विकास कीजिए। विकास तो देखिए, विकास ऐसा नहीं है कि, और विकास की परिभाषा क्या है, उसकी परिभाषा को जो है बता पाना बड़ा मुश्किल है। आज मैंने एक सड़क बना दी, आज तो लोग खुश हो गए,
लेकिन हो सकता है साल भर बाद उससे खुश ना हो। तो विकास तो अनंत है, वो तो आप कहाँ तक करते जाएंगे, लोगों की आकांक्षाएं और अपेक्षाएं खत्म नहीं होने वाली हैं, लेकिन उनकी भावनाओं की अगर आप कद्र करते हैं तो वो लंबे समय तक चलेगा। आप विकास की राजनीति ज़रूर कीजिए, लेकिन सिर्फ विकास की राजनीति ही काम नहीं आएगी, आपको उनकी भावनाओं की कद्र भी करनी होगी। शिल्पी, ये सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं का आज भी प्रतिनिधित्व काफ़ी कम है, जबकि संविधान का कहना है कि महिला और पुरुष को बराबर अधिकार है, पुरुष को भी एक वोट देने का अधिकार है, महिलाओं को भी एक वोट देने का अधिकार। बावजूद इसके महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है संसद में या विधानसभा में या विधान परिषद और राज्यसभा में। कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल सही बात है। अगर आप इसको बहुत क्लोजली देखिए तो जो महिलाएं आती हैं सदन में या पार्लियामेंट में भी, बहुत मतलब उनके साथ कुछ ट्रेजेडी हुआ रहता है या कुछ संघर्ष हुआ रहता है जिस कारण से वो आती है। इंटेंशनल उनका करियर ऑप्शन पॉलिटिक्स नहीं होता है। शायद इसके लिए एक, मुझे लगता है, अगर मुझे पर्सनली आप पूछे तो शायद रोल मॉडल्स की बहुत ज़रूरत है। अभी हमारे यहाँ पे भी, भारत में भी कई सारे रोल मॉडल है इस तरह से, जैसे खास करके ऑन टॉप ऑफ माई माइंड मैं प्रियंका गांधी के बारे में सोच सकती हूँ। किस शालीन तरीके से वो अपने बातों को रखती है, मुद्दों को रखती है, अपने विचारधारा में हमेशा जुड़ी रहती है। तो मुझे लगता है रोल मॉडल्स की बहुत ज़रूरत है, और साथ ही साथ एजुकेशन अबाउट इट, सो थोड़ा सा जागरूकता जो होता है इसका लोगों तक पहुंचाना, अवेयरनेस पहुंचाना कि पॉलिटिक्स में भी आने से किस तरह से आप एक चेंजेस ला सकते हैं स्टेट लेवल में, नेशनल लेवल में, इन सभी का इंफॉर्मेशन लोगों को देना। और मुझे लगता है कि अगर जैसे हम जैसे महिलाएं हैं, अगर हम लोगों से जाके कॉलेजेस में, स्कूल्स में ज़्यादा से ज़्यादा वर्कशॉप्स करेंगे, कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, तो शायद लोग ज़रूर प्रभावित होंगे। सदन की जन आकांक्षाओं और व्यवधान विषय पर हमने एक चर्चा आयोजित की, और पूर्णिमा नीरज सिंह तथा शिल्पी नेहा तिर्की ने बहुत ही बेबाक ढंग से अपनी बातों को रखा, और मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा से हमारे दर्शकों को लाभ मिलेगा और चीज़ों को समझने में उन्हें मौका मिलेगा। हम यहीं आपसे विदा लेते हैं और दोनों विधायक को हम धन्यवाद देते हैं भाग लेने के लिए, चर्चा में भाग लेने के लिए, और से आपसे विदा लेते हुए नमस्कार, जय हिंद। ठीक है, ठीक है।